डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लिमिटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जैसे कि अपन सभी जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स हैव ए रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड साल्ट कंटेंट ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हम अपन सभी जानते हैं कि चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, हर एक वातावरणीय कारक की एक सहनशीलता की सीमा होती है। अगर उस सीमा से वो फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो उनकी ग्रोथ को प्रभावित करता है, कम कर देता है। अगर अपन एक्वेटिक मीडियम की बात करें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, साल्ट कंटेंट, ये जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा यही रेगुलेट करते हैं। अगर टॉलरेंस की लिमिट से ये ज़्यादा हैं या कम है तो जंतु वहाँ से माइग्रेट दूसरी जगह चले जाती हैं। अगर अपन डिफाइन करें लिमिटिंग फैक्टर को, तो इफ़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सीड्स द मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल और इट कम्स डाउन बिलो द मिनिमम टॉलरेंस इन एनी गिवन एरिया, it become a limiting factor, preventing the distribution of particular organism or organism group in that area। यानी कोई भी वातावरणीय कारक जो सहनशीलता के लिमिट से अगर ऊपर जा रहा है या जो सहनशीलता की सीमा से नीचा जा रहा है, आवश्यकता से नीचा जा रहा है, तो वो जंतुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। जंतु वहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ उनकी टॉलरेंस की लिमिट होगी उसी में जंतु पाए जाते हैं। या इन अदर वर्ड्स, एनी फैक्टर दैट टेंड टू स्लो डाउन पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ एन इकोसिस्टम इज ए लिमिटिंग फैक्टर। यानी इकोसिस्टम की पोटेंशियल ग्रोथ को जो कम कर देता है कोई भी कारक, उस कारक को अपन लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इकोसिस्टम में अपन जानते हैं बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। तो कोई भी फैक्टर अगर एक्सीड कर रहा है या नीचे जा रहा है तो इकोसिस्टम की ग्रोथ है वो रुक जाती, कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पे इन एक्वेटिक मीडियम द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन इज ऑफन ए लिमिटिंग फैक्टर। भाई अलग अलग मीडियम में अपन जानते हैं अलग अलग जो फैक्टर हैं वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। जैसे स्थलीय आवास के अंदर ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करती, जलीय आवास के अंदर ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकती है। एक्वेटिक मीडियम के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है, जबकि स्थलीय आवास के अंदर टेरेस्ट्रियल आवास के अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करती। जस्टिन लिविंग in 1840 and Selford have proposed two different law governing the distribution and growth of organism। तो लिविंग और सेल्फोर्ड ने अलग अलग समय पे दो अलग अलग नियम बनाए थे। लिविंग ने लिमिटिंग फैक्टर का नियम बनाया था और सेल्फोर्ड ने टॉलरेंस लिमिट का नियम बनाया था। तो सबसे पहले अपन लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम को पढ़ लेते हैं, या लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज्ड बाई लिविंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जस्टिस लिविंग इन 1840 while studying the relationship between the available amount of essential element and plant growth discovered that crop yield was frequently limited by such elements which are utilized in low concentration। लिविंग ने 1840 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि कोई भी प्लांट की ग्रोथ है वो जो क्रॉप यील्ड है उसकी ग्रोथ जो पदार्थ सबसे कम मात्रा के अंदर रहता है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी जो जिसकी सप्लाई सबसे कम है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। अगर उसको बढ़ा देते हैं तो ग्रोथ बढ़ जाएगी या यील्ड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। अगर उसकी मात्रा कम होती है तो ये दोनों चीज़ें कम होती चली जाती हैं। It holds that the growth is dependent on the amount of food stuff that is present in minimum quantity। यानी जो ग्रोथ है वो जो पदार्थ सबसे कम मात्रा के अंदर उपलब्ध हो रहा है उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी उसकी क्वांटिटी और ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। द हाइपोथेसिस ऑफ लिविंग वाज ओरिजिनली कंसर्न विद द केमिकल मटेरियल रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले ये जो केमिकल मटेरियल है उसके बारे में खोजा गया था। लेटर वर्कर्स हैव एक्सपेंडेड इट टू इंक्लूड एनिमल एंड ऑल द एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर।
तो और बाद के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अन्य जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनके साथ भी इन चीज़ों को कोरिलेट किया। A number of environmental factors like temperature, atmospheric pressure, gases, humidity, amount of light, and many other similar abiotic factors are able to act as limiting factor with respect to the organism। तो बाद में देखा गया कि जो केमिकल है उनके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक तापक्रम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गैसेज, ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ लाइट आदि भी सभी लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं। Therefore, Blackman, a British physiologist, incorporated the law of limiting factor. Blackman, while studying the factor affecting the rate of photosynthesis, discovered that the rate of photosynthesis is governed by the level of factor that is operating at a limiting intensity। तो बाद में ब्लैकमैन ने इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया और उसने प्रकाश संश्लेषण को अन्य जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनकी मात्रा को कंट्रोल करके और फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन करके इन चीज़ों को इनके साथ जोड़ दिया। Further working on limiting factor and substance has shown that high level of one factor will modify the limiting effect of the second। और बाद में ये भी पता चला कि जो कुछ एक वातावरणीय दूसरे कारक हैं वो किसी अन्य कारक की लिमिटिंग जो अपन कह सकते हैं लिमिटिंग इफेक्ट है उसको कम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर है तो ह्यूमिडिटी अगर साथ मिल जाए तो ह्यूमिडिटी इसकी सीमा को कम और ज़्यादा कर देती है। तो दूसरे कारक भी किसी एक कारक के लिमिटिंग इफेक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। द फेनोमेनन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फैक्टर इंट्रैक्शन, यानी फैक्टर आपस में इंट्रैक्ट करके और दूसरे पदार्थ की सहनशीलता की सीमा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिया गया है, एक तरफ तो अमाउंट ऑफ फॉस्फेट और दूसरी तरफ है ड्राई वेट ऑफ द मैटर। तो इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा जो बढ़ती जाती है त्यों त्यों ड्राई मैटर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और दूसरे बी में दिया गया है अपने लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का दिखाया गया है। जो लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी बढ़ती चली जाती है। यानी पहले के अंदर फास्फेट है ये लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा है और दूसरे के अंदर लाइट है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही है। एक को अपन लिविंग लॉ के द्वारा अपन समझ सकते हैं और दूसरा ब्लैकमैन का जो कंसेप्ट है उसको अपन इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हर माध्यम के एक अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। जलीय आवास के अंदर अलग होंगे और स्थलीय आवास के अंदर अलग होंगे। दूसरा है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता का जो नियम है सेल्फोर्ड ने दिया था। इसके अनुसार इट इज़ एन ऑब्जर्व्ड फैक्ट दैट ऑर्गेनिजम्स आर लिमिटेड इन देयर ग्रोथ एंड देयर occurrence both by too little of an element or too low an intensity of a factor, but also by too much of the element or too high an intensity of the factor, that is the amount of a substance below or above certain limiting proves to be harmful to organism। यानी कोई भी जो कारक है कोई भी पदार्थ है एक सीमा से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक है और एक सीमा से नीचा चला जाए तो भी नुकसानदायक है। जबकि लिमिटिंग फैक्टर का जो ब्लैकमैन ने दिया था उसमें नीचे अगर उस किसी खास एबायोटिक फैक्टर की मात्रा अगर नीचे चली जाए तो वो ग्रोथ को रोक देता है। इसके अंदर जो अपर लिमिट है वो भी बताई गई है। तो एक कोई भी पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो एक सीमा के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है। अगर उस सीमा से वो कारक एक्सीड हो रहा है, बाहर बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है तो जंतु वहाँ उस वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। स्मॉल इंक्रीज इन its concentration increase the rate of plant growth, but if the concentration of CO2 is increased considerably it become toxic। यानी अपन सभी जानते हैं CO2 की मात्रा फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अगर अपन धीरे धीरे थोड़ी मात्रा बढ़ाते हैं CO2 की तो
फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाती है। पर अगर CO2 की मात्रा अपन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाती है, ग्रोथ को रोक देती है। यानी टॉलरेंस की लिमिट से अगर एक्सीड कर जाए तो ये हार्मफुल है। सिमिलरली स्मॉल एडिशन ऑफ आर्सेनिक टू ह्यूमन डाइट हैव ए टॉक्सिक इफेक्ट। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा दें तो टॉक्सिक होगा, बट फर्दर इंक्रीज इन द डोज प्रूव टू बी फैटल, मौत भी हो सकती है। द आइडिया दैट ए फैक्टर कुड हैव ए लिमिटिंग इफेक्ट at its maximum and minimum value was introduced by V.E. Selford in 1913 was described under the name of law of tolerance। तो 1913 में सेल्फोर्ड ने ये लॉ ऑफ टॉलरेंस बनाया था कि कोई भी बढ़ने या घटने के कारण लिमिटिंग फैक्टर हो रहा है तो वो सहनशीलता की सीमा को के बाहर जा रहा है। The law of tolerance postulated that ecological factor to which an organism responds has maximum and minimum limiting effects, and a value below a critical minimum or a factor is in excess of the critical maximum would exclude certain organisms from the environmental area। यानी कोई भी फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर जो कि लिमिटिंग इफेक्ट जो मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट से बढ़ रहा है, दोनों तरफ एक्सीड कर रहा है, तो वहाँ जंतु सरवाइव नहीं करेंगे, उस वातावरण से निकल जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ उनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती हो। अकॉर्डिंग टू सेल्फोर्ड ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर हैव ए टॉलरेंस लिमिट। हर एक फैक्टर की एक लिमिट होती है सहनशीलता की, प्रत्येक पेड़ पौधे और जंतु के लिए। द क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम, नीचे की भी एक सीमा होती है और ऊपर की भी एक सीमा होती है। द रेंज बिटवीन द क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम इज नोन एज लिमिट ऑफ टॉलरेंस। तो इन दोनों के बीच की मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट होती है, इनकी बीच की जो क्षेत्र होता है उसको अपन टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। Any value lying between these two critical limits will naturally fall in the limit of tolerance for an organism। तो हर जंतुओं के लिए ये लिमिट अलग अलग होती है। If the limit of tolerance are exceeds for a particular species, it will lead to disappearance of the species from that area as long as such condition exist। तो अगर इस लिमिट से कोई भी कारक बाहर जा रहा है तब तक कोई जो उस क्षेत्र के अंदर वो जाति नहीं मिलेगी। बट बिफोर दिस रेंज इज क्रॉस्ड ऑन आइदर साइड्स एंड द लिमिट ऑफ टॉलरेंस आर रीच्ड, देयर इज ए जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो जो टॉलरेंस की लिमिट होती है, उस टॉलरेंस की लिमिट को भी अपन कई भागों में, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो होती है ऑप्टिमम रेंज, जिसके अंदर जंतु की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे। जो ही इस लिमिट से बाहर की तरफ बढ़ती है, चाहे मिनिमम की तरफ हो और चाहे मैक्सिमम की तरफ हो, कारक बढ़ता है तो एक जोन बनता है। इस जोन को अपन कहते हैं जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। और इस जोन के अंदर आने पे लिमिटिंग फैक्टर अगर इस जोन में प्रवेश कर जाता है तो जंतु है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएगा, उसकी फिजियोलॉजी है वो थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाएगी। और अगर वही कारक और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, स्ट्रेस जोन से और ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो जो जीव जंतु है वहाँ से या तो माइग्रेट कर जाएंगे या उनकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जैसा कि इस ग्राफ में दिया गया है, बीच में रेंज ऑफ ऑप्टिमम, इसमें जंतु सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से और सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसके दोनों तरफ जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है और उसके आगे जोन ऑफ टॉलरेंस है, और इससे अगर बढ़ जाता है तो जंतु वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस नियम के आधार पे अपन कुछ एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला है, ए प्लांट और एन एनिमल में हैव ए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर वन फैक्टर इन द एनवायरनमेंट बट ए रिलेटिवली लो रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर द अनदर फैक्टर। तो अलग अलग फैक्टर्स की अलग अलग रेंज होती है।
ऑर्गेनिज्म विद वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर ऑल फैक्टर आर लाइकली टू बी मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिन जातियों में टॉलरेंस की लिमिट बहुत बड़ी होती है उनका वितरण बहुत ज़्यादा भू क्षेत्र के अंदर होता है, और जिनकी टॉलरेंस की लिमिट सीमित होती है वो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती हैं। यानी जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस कार्य की टॉलरेंस की लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। When conditions are not optimum for a species with respect to one ecological factor, the limits of tolerance may be reduced with respect to other ecological factor. For example, some species of freshwater fishes are यूरीथर्मल। यूरीथर्मल का मतलब जो टेम्परेचर की वाइड रेंज को सहन कर लेती हैं, फ्रेश वाटर की मछलियाँ जो वाइड रेंज को सहन कर लेती हैं। हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर द टेम्परेचर बट आर स्टेनोलाइन, दैट इज हैविंग ए नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस इन द साल्ट। तो फ्रेश वाटर के अंदर उनकी सहनशीलता की सीमा ज़्यादा होती है, जबकि अगर अपन मेराइन हैबिटाट को लें तो वही सीमा थोड़ी कम हो जाती है। Lowering of temperature of the brackish water result in the reduction of tolerance of एस्चुरिन species to low salinity, यानी टेम्परेचर है वो सहनशीलता की जो सैलिनिटी की सहनशीलता की सीमा है उसको कम ज़्यादा कर देता है। यानी जो दूसरा कारक है वो पहले कारक की सहनशीलता की सीमा को कम या ज़्यादा कर सकता है। द ऑर्गेनिज्म इन नेचर एज ए फैक्ट are not actually living at optimum range with regard to a particular physiological factor. In such cases, some other factor has great importance. For example, certain tropical orchids grow better in full sunlight than in shade, provided they are kept cool. But in nature, they grow only in the shade because they cannot tolerate the heat effect of direct sunlight. तो कहने का मतलब ये है कि यह कई सारे कारक हैं आपस में इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की ग्रोथ को और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं।